हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। बच्चों, आज का जो ये क्लास है इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे एक दूसरे टॉपिक की, और वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि किस तरह से वो काम करता है और क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है ना। ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। अब आप ये बोलेंगे कि भैया अभी तक तो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ये क्या पढ़ रहे हैं कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की एक ऐसी प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती है। इसीलिए हमें इस टॉपिक के साथ में, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में, ये टॉपिक पढ़ना था कि भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आखिर होता क्या है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चल रहा है और इसमें होगा क्या। तो हमें एक बेसिक सा काम पता है भाई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, एटीपी बनाता है ना। अब यहाँ पे ये बात इस टॉपिक के थ्रू हम यहाँ करेंगे कि आखिर ये जो एटीपी है ये कैसे बनता है, और उसको जानने के लिए हमें क्या समझना होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस टॉपिक को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे दिमाग में जो ये क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी कैसे बनाया, वो चीज हमें एकदम क्लियरली समझ आ जाएगी। तो वही हमें आज इस टॉपिक में देखना है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे आखिर में ये एटीपी बनाता है, ये सब हम देखेंगे। ये जो आपको इधर डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये अंदर की मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टा, मैट्रिक्स, ये सब हमने डिस्कस किया था, है कि नहीं। तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये जो इनर की मेम्ब्रेन है, इसको इधर पर्पल वाले बैंड से दिखाया गया है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये है, और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेस हैं जिससे फाइनली एटीपी बनने वाला है। इसी पूरे प्रोसेस को हमें समझना है कि अंत में ये जो एटीपी बन रहा है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये अंदर वाली जगह, ये बाहर वाली जगह को बता रहा है। ये इनर मेम्ब्रेन है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पड़ेगा, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में जो एटीपी बनता है ये कैसे बनता है, ये आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आखिर कह क्या रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है साफ साफ कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हो रहा है, जैसे हम ईटीसी सिस्टम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो चलती है। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह जाते रहते हैं, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एक पूरी चेन चलती है। इस चेन के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब इसी बीच में यहाँ पे एक सीरीज ऑफ प्रोटीन्स है और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है जो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पाए जा रहे हैं। अब इसी में अगर हम एकदम सिंपल भाषा में कहें तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी किसके अंदर, विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एकदम सिंपल भाषा में मैंने बता दिया एक लाइन में, बट हमें ये एक लाइन लिखने से हमें कुछ यहाँ पे समझ नहीं आएगा, हमें इसके पीछे की प्रोसेस समझना है, वो मेन ऑब्जेक्टिव है। नहीं तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो एकदम सिंपल सा है भाई कि एटीपी का बनना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये कैसे होता है इस चीज को हमें समझना है। अब इसमें यहाँ पे देखिए, इस पूरे प्रोसेस में पहली चीज बता दी गई कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिसके अंदर चल रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के कैरियर हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह दे रहे हैं, और साथ में यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, ये क्या कराता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इसको बोलता है कि आराम से तुम ये इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन मतलब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ई पे ऐसे माइनस चार्ज लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। अब ये इसकी वजह से क्या होता है कि इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बताता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कि जो प्रोटॉन्स है जो एक जगह बन चुके हैं उसको पंप करना। पंप करने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह लाना।
वो काम यहाँ पे होने वाला है टू द साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब एक मेम्ब्रेन के पास में अगर यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा बने हैं, जैसे यहाँ पे 3 प्रोटॉन है और मेम्ब्रेन के इस पार 1 प्रोटॉन है, तो उसको यहाँ से यहाँ पे पंप किया जाता है ताकि एक बैलेंस बने, 2 इधर हो जाए 2 इधर हो जाए, तो एक बैलेंस बन गया। तो जब बैलेंस बन जाता है तो कोई चीज हिलना डुलना बंद हो जाती है। जब एक जगह कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एक जगह कम है, तब मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो वो मूवमेंट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किसकी वजह से? जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। तब जाकर ये जो प्रोटॉन्स है वो प्रोटॉन्स एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में आने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक। और इसी की वजह से प्रोटॉन्स जब बिल्डअप हो जाते हैं, मतलब एक जगह जब प्रोटॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगाते हैं। ये एक टाइप का एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रेशर है, मतलब इस प्रेशर की वजह से प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा। और ये प्रोसेस से क्या होगा? स्पेशल तरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि इस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे जब ये प्रोटॉन इधर से उधर जाएंगे, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये यहाँ पे क्या करेंगे? फॉस्फेट ग्रुप को बॉन्ड बनाने में मदद करेंगे, जिससे आगे चल के ये एटीपी बनने वाला है। इसको एकदम शॉर्ट में समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, हालांकि इतना आसान नहीं है अभी इसको समझना, है कि नहीं? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ब्रीफिंग की, अब इसके पीछे का प्रोसेस समझेंगे तो आपको ये डेफिनेशन बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगी। कुल मिला के कहने की बात ये है कि ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ने कह दिया कि एटीपी बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कैसे बन रहा है? तो इसके लिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। तो बच्चों ये आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th में 11th के पोर्शन में पढ़ा होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, इन सब से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पास करा दिया जाता है, और इसको पास कराने के लिए जिसके अंदर ये प्रोसेस चलती है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसी समय में प्रोटॉन्स भी तो बन रहे हैं, और वो प्रोटॉन्स एक मेम्ब्रेन के साइड में, जैसे सपोज करते हैं इस साइड में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, तो उसमें ये प्रोटॉन बढ़ गए, तो उस प्रोटॉन जहां पे बढ़ गए उनको दूसरी जगह भेजा जाएगा ना जहां पे प्रोटॉन्स की कमी है, क्योंकि हमेशा जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां से मूवमेंट शुरू होता है दूसरे तरफ पे जहां पे कंसंट्रेशन या मात्रा किसी भी चीज की कम होती है। तो बिल्कुल उसी तरह प्रोटॉन्स जो है वो इस जगह से दूसरी जगह आने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स थे तो उसमें से 2 प्रोटॉन चाहेंगे कि वो इधर आ जाए ताकि बैलेंस बने। तो इस प्रोटॉन्स जब ये इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो बच्चों इससे क्या होता है? एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ पे एटीपी बनाया जाता है, और इसी एटीपी के बनने को हमने कहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ये प्रेशर की वजह से यहाँ पे जब एनर्जी प्रोटॉन्स जब ये फ्लो करते हैं एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पे बॉन्ड बनाने में किया जाता है फॉस्फेट ग्रुप का, जिसके वजह से एडीपी से यहाँ पे एटीपी बन पाता है। तो कहीं ना कहीं ये एटीपी जो बनेगा वो एडीपी से बनेगा, तो इसी को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ एटीपी बन रहा है, और जहां तक इसके फुल फॉर्म की बात है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट बन रहा है ना, तो इसीलिए इसको फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, और ऑक्सीजन की वजह से बनता है, क्योंकि हम ऑलरेडी जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों, तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो एटीपी बनता है वो तभी बनता है जब हमने जो भी खाना खाया उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी निकलती है, इसीलिए इस फॉस्फोराइलेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये पूरी प्रोसेस है, यही आपको इस डायग्राम में अब शायद समझ आएगा। ये डायग्राम में ये देखिए, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये कहा जा रहा है ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और बाहर कहीं आउटर मेम्ब्रेन होगी, उसके बीच का ये जो स्पेस है इतना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 2 मेम्ब्रेन के बीच वाली जगह, ये लास्ट क्लास में बताया था बच्चों। अगर आपने नहीं पढ़ा है उस टॉपिक को तो पहले जाके उस लेक्चर को देख लीजिए, आपको ये समझ में आएगा। तो ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हमें पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसी बीच में प्रोटॉन्स भी बने, और वो प्रोटॉन्स कहाँ इकट्ठे हो गए? इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन भी तो बोल सकते हैं। अगर हमने प्रोटॉन को H+ लिखा है तो क्या वो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, प्रोटॉन का मतलब ही हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आपको H+ दिख रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ने तो प्रोटॉन बोला था। तो ये H+ आयन आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे कितना दिख रहा है? देखिए 1 है,
तो कंसंट्रेशन जो है, मात्रा जो है हाइड्रोजन आयन की, वो कहाँ है, यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से यहाँ जब आने की कोशिश करेंगे तो जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जिससे कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो ये जो एनर्जी लग रही है यहाँ से आने पे, वो एनर्जी को यहाँ पे यूज कर लिया गया और यहाँ यूज करके इस एडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया गया, जिससे फाइनली जाके ये एटीपी बन गया। तो यही कहा गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। अब हमें इसके डिटेल में समझना ये है कि प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा कैसे हुए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैसे आए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गए, कौन कौन अलग अलग कॉम्प्लेक्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह करता है, और उसी बीच में ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ से यहाँ कैसे आते हैं, जिससे एनर्जी का इस्तेमाल होकर फाइनली एटीपी बनता है। ठीक है, तो ये रहा एक फटाक से एक मैंने समरी दे दी। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है ना। तो अब बात करते हैं बच्चों इसमें इन्वॉल्व अलग अलग स्टेप्स की। स्टेप्स की बात करते हैं कि क्या क्या अलग अलग स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं स्टेप्स में बिफोर द ईटीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बिफोर मतलब पहले। तो क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को करना है, फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू बी एबल, ये चाह रहा है कि ये प्रोटॉन्स को पंप करे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ढकेल दे। ठीक है, टू पंप प्रोटॉन्स टू वन साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन में ये चाह रहा है कि प्रोटॉन को ये ढकेल दे, अंदर की तरफ भेज दे, या तो कह सकते हैं। तो इसके लिए इसको जरूरी है कि इसके पास एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो। अब जब तक एक वो सोर्स नहीं बनेगा जहां से वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ रहा है, तब तक ये प्रोटॉन पंप कैसे करेगा। तो एक वो सोर्स होना चाहिए जहां से वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए। तो वो सोर्स क्या है, कहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे कि दो चीजें हमारे पास, एक है एनएडी और एक है एफएडी। ये आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ा होगा, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो उसमें देखा होगा कि ये दोनों जो ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे कोएंजाइम्स है एक तरह के। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये है आपका एफएडी जो है, ये है आपका फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो एफएडी और एनएडी ये दो हमारे एक तरह से कोएंजाइम्स आते हैं। अब ये जो कोएंजाइम्स है ये क्या होता है, जब ये प्रोटॉन ले लेते हैं NADH और FADH, तो दोनों ने क्या लिया, प्रोटॉन लिया। ठीक है, और प्रोटॉन लेने का मतलब है कि इन दोनों का रिडक्शन हुआ। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों कि जब प्रोटॉन लिया जाता है, हाइड्रोजन जैसे, या प्रोटॉन कहिए हाइड्रोजन कहिए, बात एक है। हाइड्रोजन या प्रोटॉन कोई भी जब एलिमेंट या कंपाउंड लेता है तो वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन लेना मतलब रिडक्शन होना, हाइड्रोजन देना मतलब ऑक्सीडेशन होना। बिल्कुल उसी तरह ऑक्सीजन लेना मतलब ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीजन देना मतलब उसका खुद का रिडक्शन होना। यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे यही चीज होती है कि ये पूरे में यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो हमें इधर से मिलने वाले हैं। अब ये कहाँ से आए बच्चों, ये भी तो क्वेश्चन होता है, ये कहाँ से आए। तो बच्चों हमें पता है कि मैंने शुरू में आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ाया था तभी बताया था कि एनर्जी जो मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से, जो भी हमने खाना खाया है ना। अब वो जब खाना हम लोग खा लेते हैं तो उसी से क्या होता है, जब वो खाना टूटता है और सिंपल होता है और छोटा छोटा पार्टिकल में उबटता है, तब वो जाके ये ऐसे पार्टिकल्स बनाता है, ऐसे कंपाउंड बनाता है। अब जब फाइनली इनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है, दोनों होता है क्योंकि एक चीज नहीं होती, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन दोनों साथ चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन चलता है। अब ये जब चलता है रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सब ऐड और रिलीज होते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो खाना है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है तब वो टूटता है और वो ये दो पार्टिकल बनाता है। अब इसी से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलने वाला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि खाना हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सोर्स है, या तो आप कह सकते हैं ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सोर्स है, जहां से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलने वाला है।
तो यहाँ पे देखिए देयर आर सेवरल सेल्यूलर प्रोसेस, बहुत सारे सेल्स के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। बहुत सारे फूड मटेरियल को ऑक्सीजन दिया जाता है जिससे में ग्लाइकोलिसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सब चलती है ना। पूरा आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस चलती है जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ये लास्ट में मैं बताऊंगी। सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है। और इन सब का काम क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, ताकि सबसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इस्तेमाल करके एटीपी बन पाए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं तो हमें दिमाग में रखना है कि प्रोसेस कुछ भी हो, बनना एंड में एटीपी है। अब वो हमें चाहे खाने से डायरेक्टली मिले या खाना टूटे तो वो ये प्रोडक्ट्स दे जिसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इस्तेमाल करके एटीपी जो है वो बनने वाला है। ठीक, तो ये सारी प्रोसेस चलती है। फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन, ये सब चलता है। एमिनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर चलता है और प्रोटॉन्स का ट्रांसफर चलता है कहाँ पे, कोएंजाइम्स के पास में। अब जो सबसे ज्यादा कोएंजाइम्स यूज हो रहे हैं वो है NADH और FAD। ठीक है, NAD FAD है, बाद में इनका रिडक्शन हो जाता है। अब देखिए साफ साफ लिखा है कि ये जो NAD होता है इसको रेड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ में। अब इतना याद रखेंगे बच्चों, आपने 11th-12th में रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि किसी भी चीज को अगर हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है तो उसमें हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी लगते हैं, पढ़ा होगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि अगर इन कोएंजाइम्स है यहाँ पे जो कि इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, फूड से मिल रहा है। तो फूड से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ रहे हैं उनको ट्रांसफर कौन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं जिन्हें हमने कोएंजाइम नाम दिया है। अब ये जब ट्रांसफर करेंगे तो इन बिटवीन ये भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले रहे हैं। ट्रांसफर करने का मतलब ये है ना बच्चों कि अगर आपने किसी को बोला अपने फ्रेंड को कि ठीक है भाई, अभी जैसे अभी बात कर लेते हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, तो इसमें अभी आप क्या करते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी तो क्या है कि ऑनलाइन डिलीवरी हो गई, सब हो गया। पहले के टाइम पे लोग पोस्टमैन को देते थे, जो भी रहता था, अब राखी वगैरह बहन लोग भाई लोग को देते थे। तो यहाँ पे जब वो राखी भेजी जाती थी तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिसीवर कौन है, राखी किसको चाहिए, भाई को चाहिए, दे कौन रहा है, बहन दे रही है। तो लेकिन यहाँ पे उसको बीच में कैरियर चाहिए ना, जिसकी मदद से वो राखी उस भाई तक पहुंचेगी। तो वो यहाँ पे कौन है, वो है यहाँ पे आपका पोस्टमैन। अब लेकिन वो सिर्फ पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है, वो उसको लेकर भी जा रहा है। तो लेकर जा रहा है तो इन बिटवीन उसके पास भी तो राखी रह रही है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं कहूँ NAD और FAD इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं तो कुछ समय तक तो उनके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रह रहा है, तो उनपे भी असर आता है। वो खुद भी रिडक्शन में हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रोटॉन भी आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो NAD जो है रिड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मदद से, जिससे वो फाइनली क्या बन जाते हैं, NADH और FADH। FAD जो है वो 2 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर FADH2 बनता है, FADH2 लिख लेंगे इसे। ठीक है, तो ये बनता है। अब ये जो कोएंजाइम्स हैं ये बहुत सारे प्रोटीन्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रहते हैं उनके साथ में जाते हैं, उनके साथ में ये जुड़ते हैं NADH FADH2 और ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। ये पहली स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ठीक बच्चों, तो ये रहा हमारा पहला स्टेप कि कैसे यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलता है। तो पहले स्टेप से हमें क्या क्लियर हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो भी खाना था, ठीक है, जो भी खाना हम खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है और उसके ऑक्सीडेशन से मिलता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाइड्रोजन ले लेते हैं प्रोटॉन की जगह, H+ और इलेक्ट्रॉन खाने से निकला। अब इसको लेकर कौन जाएगा, इसको कैरियर का काम करेंगे NAD और FAD। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेते हैं ये तुरंत रिड्यूस हो जाते हैं और बन जाते हैं NADH और FADH2। अब यहाँ पे ये चीज हो गई। अब ये हमें पता है आगे चल के ये कुछ प्रोटीन्स के साथ में जुड़ेंगे और फाइनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि उस ट्रांसपोर्ट की वजह से फाइनल हमारा काम होगा और वो है ATP का बनना। तो ये रही पहली स्टेप बच्चों, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, अब हमें NADH और FADH2 मिल गया जो प्रोटीन के साथ में अब जुड़ने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सेकंड स्टेप आता है विद इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए NADH को भी और FADH2 को भी। तो अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट शुरू होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह दिया जाएगा। अब जैसे पोस्टमैन ने, अब उसको राखी मिल गई,
अब वो राखी जो है वो पोस्टमैन लेके जाएगा जहां पे भी उसको लेकर जाना है, तो अब लेके जाने वाली प्रोसेस शुरू हुई। तो उसी को हम लोग ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि ये क्या कर, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई ये जो चेन है ये किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर कर रही है। तो वही काम है भाई यहाँ पे, है ना। देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें अभी हमने बोला NADH और FADH2 जब रेड्यूस हो जाते हैं तो ये प्रोटीन के साथ में जुड़ते हैं। अब वो प्रोटीन कौन है, अब इस स्टेप में ये जानना है, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जिसमें यहाँ पे आता है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स 2, फिर आता है 3 और कॉम्प्लेक्स 4। 4 अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमारे सामने आते हैं। अब ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है इनको बोला जाता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 5th है बच्चों, उसके बारे में भी जिक्र होगा, उस कॉम्प्लेक्स 5th के साथ जब ले लिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और हमें यही पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात हो रही है तो सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो याद रखिएगा 4। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आपको याद रखना है 5, क्योंकि 5वां, इसमें 4 तो यही रहते हैं लेकिन 5वां आ जाता है और उसका नाम है एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेटेज, विच एक्चुअली या एटीपी को फॉर्म करने में मदद करता है या एटीपी बनाता है, क्योंकि ये एंजाइम है बच्चों। एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज ये आपका एटीपी बनाता है। तो अगर 5वां कॉम्प्लेक्स का नाम लिया गया, इसका मतलब बात ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जा रही है। और अगर सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्सेस की बात की जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात की जा रही है, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बहुत अलग नहीं है। बस कॉम्प्लेक्स 5th अगर आ जाए तो उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और शुरू के अगर सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो उसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जहां 5वां कॉम्प्लेक्स आता है ना, वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फाइनली रिसीव हो जाते हैं, यहीं पे इकट्ठा होते हैं और यहीं पे एटीपी बनता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स 5th हमने ऐड कर दिया, इसका मतलब हम बना लिया एटीपी, और जब एटीपी बना लिया तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्लियर है? तो NADH और FADH2 बन गया। अब ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ेंगे। वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हमारे 5 है बच्चों, जिसमें से हमें शुरू के 4 जानना है। पहले सबके नाम मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझ लेंगे। तो 4 कॉम्प्लेक्सेस की पहले बात करते हैं। हर एक कॉम्प्लेक्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, और वो इलेक्ट्रॉन लेकर कौन आया है? कोएंजाइम। कौन है वो कोएंजाइम? NADH और FADH2। तो ये यहाँ पे इनका सबका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को भाई बस इधर से उधर करना है। अब यही समझ लीजिए, मैंने एग्जांपल हमेशा दिया है, इस बार भी दे रही हूँ, समझ लीजिएगा कि बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कभी ट्रक वगैरह पे क्या होता है कि ईंट लद के आता है, कि ढेर सारा ईंटा है और उसको, ईंटा समझ रहे हैं ना भाई, है ना, ईंटा सभी समय ब्रिक्स जिसे आप कहते हैं। तो ईंटा वगैरह जो है जब वो ट्रक पे लद कर आता है तो उसमें देखते होंगे 1-2 मजदूर नीचे खड़े रहते हैं। अब क्या सारा ईंटा जो है उसको तो ऐसे ढकेल के नीचे किया नहीं जा सकता, उसको बड़े हाथ से उसको उठा उठा के नीचे रखा जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, लद के ईंटा आ गया, अब लेकिन उसके नीचे यहाँ पे जब वो ट्रक खड़ी रहेगी तो उसके आसपास कुछ 3-4 मजदूर रहेंगे, कुछ नहीं तो 2 तो रहेंगे। अब वो मजदूर क्या करेंगे, एक ईंटा निकालेगा ट्रक में से और वो दूसरे को देगा, दूसरा वाला तीसरे को देगा, और फाइनली जहाँ ईंटा रखना है वो वहां चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह आपको समझना है कि इस यहाँ पे वो ईंटा जो है वो है इलेक्ट्रॉन, और जो मजदूर है वो है हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स का काम है भाई कि ईटा को इधर से उधर देना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक। और हमें इन मजदूरों का नाम पता होना चाहिए। अब मजदूरों का नाम राम श्याम तो होगा नहीं, यहाँ पे नाम जो होगा वो तो कुछ अलग होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्सेस जो है बच्चों वो यहाँ पे क्या क्या नाम हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसको आप कहीं चाहे तो लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कई बार बच्चों ये आप लोग को पूछ सकता है एग्जाम में कॉम्प्लेक्सेस के नाम, तो इसको एटलीस्ट याद कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है
ये लिखते चलेंगे, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इसका नाम जो है वो याद रखना है आपको कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इन चारों कॉम्प्लेक्स के नाम आपको पता होने चाहिए, और इसका नाम इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि आपको MCQ क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो चारों कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो आई थिंक इजी है बच्चों, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, वो यही कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है ATP सिंथेस। इस एंजाइम का नाम आपने काफी सुना होगा, ये वही एंजाइम है जो ATP बनाने में मदद करेगा, वही है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अभी शुरू की फोर्थ की बात करते हैं बच्चों, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए होता क्या है, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, मैं हटा रही हूँ ये सारे, ठीक है, लिख लेंगे इसको, यहीं पे पॉज कर लेंगे वीडियो, सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम जो है वो लिख लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आपको यहाँ पे आपका ये NADH और FADH2 दिख रहा होगा, ठीक। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लाए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब NAD से ये वापस से जब NAD बनेंगे तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कौन ले जाएगा, ये कैरियर्स जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे को पहुंचा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये सेकंड नीचे है, इधर थर्ड है, फिर फोर्थ है, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास देखेंगे तो FADH2 जो है, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके रिड्यूस हो चुका था, वो वापस से FAD बन गया। मतलब जब वापस FAD बन गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो ये निकाल देगा, ठीक। अब भाई आपने पोस्टमैन से राखी ले ली तो उसके पास राखी थोड़ी ना रही, बिल्कुल उसी तरह इस FADH2 के पास से हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिए तो वापस ये FAD बन गया। बिल्कुल उसी तरह यहाँ जो NADH था, इसने जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसको दे दिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, तो ये वापस NAD बन गया। तो इससे क्या हो रहा है, ये NADH और FADH2 जब वापस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन कैरियर की मदद, इन कॉम्प्लेक्सेस की जो मदद से इधर से उधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। रही बात प्रोटॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन है, तो वो जो हाइड्रोजन H+ आयन है वो आपको दिख रहा होगा, ये अगल बगल यहाँ रह जा रहे हैं, दिख रहा है, ये हाइड्रोजन आयन इधर रह जा रहे हैं कुछ कुछ। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये इंटर मेम्ब्रेन की स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसी पे ये कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछता है किस मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स है, तो याद रखना है आउटर मेम्ब्रेन पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनर मेम्ब्रेन पे ये 4 कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में हल्का फुल्का मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही थी तभी बताया था। अब इस इनर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्सेस में से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्योंकि प्रोटॉन को ये ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो भाई प्रोटॉन तो बच गया, उसको तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो वो यही रह गया। उसके अलावा लेकिन आप देखेंगे एक तो प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन जो है, इसकी जो मात्रा है प्रोटॉन्स की, वो कहाँ ज्यादा है, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा है और इस जगह पे कम है, ठीक। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होगा कि इधर प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा हो गए और यहाँ पे देखना है आपने तो यहाँ पे कम हो गए। तो ऐसे में क्या होगा कि डिफरेंस आया, इधर कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स का ज्यादा और इसके अंदर कम। ये कौन सी जगह है, ये वो मैट्रिक्स है, देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लिखा है ना, ये मैट्रिक्स वाला जगह है और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होता है, तो दिमाग में ये भी फिर क्वेश्चन आपको रखना है दिमाग में कि प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन हमेशा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा होता है। और ये कौन सी जगह है, ये 2 मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के जो होते हैं उनके बीच की जगह को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब ये प्रोटॉन्स यहाँ से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ज्यादा प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। इसके बारे में आपको एक हाइपोथेसिस में बताया गया है, केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वहां में लेकिन जाना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, वैसे छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस ये जानते रहेंगे कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होता है और अंदर की तरफ यही प्रोटॉन्स के कंसंट्रेशन कम होते हैं। ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस की वजह से ऐसा होता है कि जिसकी वजह से प्रोटॉन्स यहाँ ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ अंदर की तरफ कम हो जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक। अब फाइनली यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब ट्रांसपोर्ट हो गए तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन्स यहाँ पे है उनका देखिए एरो जो है ऊपर की तरफ बना है, मतलब जो भी प्रोटॉन इधर है वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं और पहुंच कर रहे हैं इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जा रहे हैं, तो इससे प्रोटॉन्स की मात्रा इधर ज्यादा हो गई। अब फाइनली इन चारों कॉम्प्लेक्स का काम खत्म हुआ, क्योंकि सबका काम यही है कि भाई इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर करूं,
और चारों कॉम्प्लेक्स का आपको बस नाम याद रखना है। लेकिन हमें काम सबसे ज्यादा इस फिफ्थ वाले कॉम्प्लेक्स है, जिसका यहाँ पे काम है एटीपी बनाना, क्योंकि हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अब क्या होगा, फाइनली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि इनको जगह मिल जाती है प्रोटॉन को जाने आने के लिए, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे इन कॉम्प्लेक्सेस में तो ये प्रोटॉन यहाँ से सिर्फ यहाँ जा रहे हैं, कोई प्रोटॉन यहाँ से आ नहीं आ पा रहा है। लेकिन इनके लिए भी तो एक गेट बना है जहां से ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। और क्यों आएंगे भाई, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है, और जहां ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से वो कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन्स जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये चाहेंगे भाई कि अब बहुत ज्यादा इधर भीड़ बढ़ रही है, अब ये चाहेंगे दूसरी जगह मूव करना। जब भीड़ एक जगह बढ़ जाती है तो वो एक दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ प्रोटॉन्स की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो वो जाएंगे कि वो यहाँ से यहाँ आए। तो उनके लिए जो पाथवे बना है वो ये है वो। और ये कौन है भाई, ये है हमारा पांचवा कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेस, ये है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, इसी का सारा काम है। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये फाइनली प्रोटॉन्स को यहाँ से यहाँ आने देगा। अब देखिए ये एरो अंदर की तरफ बना हुआ है, अभी तक ये एरो ऊपर की तरफ बना था, मतलब यही वो है एटीपी सिंथेस, पांचवा कॉम्प्लेक्स ही ऐसा है जो प्रोटॉन को बोलेगा हाँ भाई अब तुम जा सकते हो। अब जरा इसके डायग्राम पे या इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर फोकस डालिए तो आपको पता चलेगा। चलिए कि इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा है कि नहीं। अब ऐसा शेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, ये जब आपने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया होगा, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड था माइटोकॉन्ड्रिया का, ये ऐसा था ना, और ये बाहर की मेम्ब्रेन थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसी पे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। यही कॉम्प्लेक्स जो है वो एटीपी बनाता है। कहीं ना कहीं यही डायग्राम जो है वो आपको यहाँ बने हुए दिख रहा है। तो यही जो पांचवा कॉम्प्लेक्स है, जब वो प्रोटॉन को बोलेगा भाई कि तुम इधर इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से ये इस मैट्रिक्स में आओ, क्योंकि देखिए ये अंदर की तरफ आएंगे ना प्रोटॉन, तो अंदर की तरफ आएंगे तो मतलब क्या है कि ये जो इंटरमेम्ब्रेन की स्पेस है ये यहाँ से निकले और इस मैट्रिक्स में यहाँ पे पहुंच गए। तो ये जब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे इनएक्टिव रहते हैं ये एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम जो है। लेकिन जब ये प्रोटॉन यहाँ से आना शुरू करते हैं तो यहाँ पे खलबली मचती है, एक डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे आप सो रहे हैं या मम्मी ज्यादातर जैसे दोपहर में सोना चाहती है, अब आप क्या कर रहे हैं, गेट खोल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं बाहर, तो ऐसे में क्या हो, मम्मी की आंख एक अचानक से खुली हो, चप्पल एक उड़ता हुआ आपके पास आया और आपको लग गई, ठीक है, या दौड़ा लिया गया आपको। तो ये चीज पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, खासकर तब जब मम्मी लोग दोपहर में सो रही हो, क्योंकि उन समय भाई उन समय उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं। बिल्कुल उसी तरह जब ये प्रोटॉन यहाँ से आना शुरू करते हैं ना तो यहाँ एक डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसके वजह से ये एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है। और जब वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए प्रोटॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इससे एनर्जी ले ली जाती है कि भाई अब तुम यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो अब तुम्हारी जो भी एनर्जी वो हम ले लेंगे, तो एनर्जी यहाँ ले ली जाती है और एटीपी सिंथेज जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे फाइनली ये जो एडीपी यहाँ पे था इनएक्टिव फॉर्म है ये जब क्या करता है फॉस्फेट के साथ में जुड़ता है तो फाइनली ये क्या करता है, एटीपी बनाता है। और यही एटीपी पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब बन जाता है तो यही एनर्जी की करेंसी है। यही एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को देता है ताकि कोई भी सेल का कोई भी पार्ट अपने काम के लिए उसको यूज कर सके, क्योंकि काम करना है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए मतलब एटीपी चाहिए। तो यही एटीपी था जो कि यहाँ पे बना। कैसे बना समझ में आया बच्चों, यही था जो आपको इधर समझना था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रिएक्शन भी इधर दिख रहा है आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन है और ये आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन भी लेता है और प्रोटॉन भी लेता है, और इसी ऑक्सीजन से वो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्मिनली मतलब अंत में एकदम जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब ट्रांसफर हो गए तो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेगा कौन, तो लेता है ये ऑक्सीजन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है ना। अब ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेगा तो ऐसे में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में आएंगे तो वाटर बनने के चांसेस है ना, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी है, तो ऐसे में यही ऑक्सीजन वाटर बन जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है टर्मिनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कौन है,
तो याद रखिएगा ऑक्सीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन है वो टर्मिनल एक्सेप्टर, टर्मिनल मतलब अंत में, एक्सेप्टर मतलब जो ले रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, तो यही लेता है। और बनता क्या है, तो बनता है ये वाटर, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक। और अंत में लेकिन हमें ध्यान देना है इस एटीपी पे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का बनना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यही था बच्चा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने यही सब चीजें हैं जो आप लोग के लिए लिख दी है थोड़ी डिटेल में, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अलग अलग, ठीक है, और कैसे यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस जो है वो होती है, ठीक है। तो ये मैं हल्का सा हम लोग इसको देख लेते हैं फटाक से, ये मैंने वैसे बता दिया है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये क्या रिस्पॉन्सिबल है, NADH से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और प्रोटॉन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो रिलीविंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये क्या करेगा, NADH से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल दिया, यही तो हुआ ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे यही तो हुआ। जब कॉम्प्लेक्स 1 के पास पहुंचा तो ये NADH फटाक से NAD बन गया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल के इस कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिया। तो वही यहाँ पे कहा गया है बच्चों कि ये जो NADH है ये अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये एनर्जी जो है ये कौन ले लेगा, ये एनर्जी ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी रिसीव्ड बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स लिया गया तो उससे एनर्जी जो रही वो कॉम्प्लेक्स 1 अलाउ किया कि कॉम्प्लेक्स 1 को कि भाई वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को पंप करके दूसरे कॉम्प्लेक्स को दे पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो एनर्जी निकली यहाँ से, जब ये भाई NADH टूटा होगा तो एनर्जी निकली होगी, कोई चीज टूटती है तो एनर्जी निकलती है, हमें पता है एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना तो क्रिएट हो रही है। तो बिल्कुल उसी तरह जब NADH टूटा तो एनर्जी निकली, और वो एनर्जी का इस्तेमाल किसने किया, वो एनर्जी का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स 1 ने किया। वही एनर्जी लेकर वो कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन को अपने पास से पुश किया, अपने पास से दे दिया दूसरे कॉम्प्लेक्स को, तो वो एनर्जी यहाँ से मिल रही है। तो ये पंप कर रहा है हाइड्रोजन एटम को थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा को कहाँ बढ़ा देता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ा देता है। हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन आयन की मात्रा कहाँ जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब इलेक्ट्रॉन्स जब ये आगे एक कोएंजाइम जो है हमारे पास Q जो है COQ इसके पास में ट्रांसफर की जाती है, जो और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है और खुद रेड्यूस हो जाता है आपका दूसरे फॉर्म में COQH2 में, रेड्यूस हो गया मतलब हाइड्रोजन आ गया। अब ये कोएंजाइम आगे चल के इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 3 को। अब यहाँ पे देखिए ये हम देख चुके हैं। अब फिर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी, सेकंड जो है वो भी इस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपने पास से ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। किससे ले रहा है, FADH2 से, क्योंकि FADH2 जब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन जब देगा तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो एनर्जी है उससे निकल रही है वो कॉम्प्लेक्स 2 ले लेगा और वो इलेक्ट्रॉन अपना लेकर तीसरे कॉम्प्लेक्स को देगा, ठीक। तो यही कहा गया कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो भी FADH2 से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले रहा है, क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और किसको पास कर रहा है, COQ को। अब ये क्या कर रहा है, ये जो एंजाइम है ये पास कर रहा है कॉम्प्लेक्स 3 को। अब ये जो कोएंजाइम है किसको पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स 3 को। तो पहले फर्स्ट पढ़ा, फिर सेकंड, अब ये थर्ड। अब यहाँ क्या है, ये रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को और इसको भी एनर्जी मिल रही है, कहाँ से, जब ये FADH2 टूट रहा था तो इसने फिर पंप किया। अब इससे कॉम्प्लेक्स 3 जो है ये पंप कर रहा है ढेर सारे अमाउंट को हाइड्रोजन को, कहाँ पे, मेम्ब्रेन के पास। अब ये जो साइटोक्रोम C है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 है, बताया था ना साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, तो साइटोक्रोम C जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा है कॉम्प्लेक्स 4 पे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब फाइनली जो है ये बाइंड कर रहा है हाइड्रोजन से और बना रहा है वाटर। कैसे बना रहा है बता चुकी बच्चों कि ऑक्सीजन जब फाइनली इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को ले लेता है तो फाइनली ये वाटर बनाता है। तो कैसे बनाया बता चुकी हूँ, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे बाइंड करते हैं हाइड्रोजन से जिससे वाटर बनता है। अब यहाँ पे कुछ एनर्जी के साथ में एक और प्रोटॉन जो है वो मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये काम बच्चों ये हमने पूरा समझ लिया। मेरा तो काम यही है बच्चों आपको समझाना, नोट्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, फिर भी मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके आप लोग के लिए स्लाइड प्रिपेयर किया। आप इसको PDF फॉर्म में लेकर पढ़ सकते हैं, बड़ा आसान लगेगा आपको भी। अब लास्ट में आते हैं ATP सिंथेसिस, तो ये भी बता ही चुके हो, फटाफट ये भी देख लेते हैं। हाँ, तो ATP सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए गए तो इससे ढेर सारे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ गया। अब इससे क्या हो रहा है, एनर्जी जो रिसीव हो रही है, इलेक्ट्रॉन जब पास हो रहे हैं इधर से उधर, तो ये रिएक्शन कर रहा है। फाइनल स्टेप में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें ATP का प्रोडक्शन हो रहा है या फॉस्फोराइलेशन हो रहा है कह सकते हैं, क्योंकि ADP में जब फॉस्फेट जुड़ता है तो ही ATP बनता है, तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ये प्रोसेस पूरी तरह से कहाँ हो रहा है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, 5वां कॉम्प्लेक्स है ये, 5th कॉम्प्लेक्स क्या है, ATP सिंथेस, बता चुकी हूँ।
अब ये जो लार्ज कॉम्प्लेक्स है ये यूज किसको करता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स को, जिसकी वजह से प्रोटॉन उसी के मदद से उसी के अंदर से प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से आपका मैट्रिक्स में आ पाते हैं। तो अटैच कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को किससे, एडीपी से। अब एडीपी से जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो एटीपी बनेगा, बिकॉज यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्रोटॉन्स है जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये पुश करते हैं अपने आप को कि भाई तुम चलो अंदर चलो मैट्रिक्स में। तो एटीपी सिंथेज जो है ये जब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब उसके अंदर से प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो एनर्जी ले रहा है, जितना भी एटीपी सिंथेज जो है कॉम्प्लेक्स में वो सारी एनर्जी ले रहा है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर ला रहा है। और ये सब करने में ये फोर्स कर रहा है एटीपी को, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप को टुगेदर आने में, जिससे क्या कर रहा है ये यहाँ पे रिड्यूसेस द एनर्जी दे नीड टू बॉन्ड। तो यहाँ पे ये एनर्जी कम कर रहा है जिससे ये बॉन्डिंग हो पाए और फाइनली यहाँ पे क्या कर रहा है, एटीपी यहाँ पे बन रहा है और पूरे रिएक्शन के लिए पूरे ओवरऑल सेल को ये एटीपी दी जाती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बाहर निकाला जाता है ताकि अलग अलग सेल, अलग अलग ऑर्गेनल इस चीज का इस्तेमाल कर पाए। तो ये था बच्चों किस तरह से फाइनली एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है उसी के अंदर ही एक तरह से, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी, ठीक। लेकिन अगर सिर्फ 4 की बात करें तो वो है ईटीएस सिस्टम। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर ही ईटीएस सिस्टम चल रहा है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और ये सब हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो एक पार्ट है एक बड़े से सिस्टम का, एक लार्ज सिस्टम का, जिसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। अब ये जो 4 स्टेप्स है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के, ये इस इमेज में आपको मैं आगे दिखाऊंगी, इसमें होता है, जिसमें अलग अलग तरह से किस तरह से एटीपी फाइनली बनता है। अब इसके लिए आपने पढ़ा ही है कि किस तरह से सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस चलता है, जिसमें जो हमने खाना खाया वो टूटता है और सिंप्लीफाई होता है, फिर क्रेब्स साइकिल चलती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है और फिर फाइनली एटीपी बनने के लिए हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराया जाता है। तो यही है पूरी समरी बच्चों। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमने शुरू में ये डायग्राम देखा था अब आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि भाई जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ये क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था प्रोटॉन्स, यहाँ ज्यादा था, यही आपका एटीपी सिंथेज एंजाइम है, यहीं से प्रोटॉन आया और उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हुआ। मतलब फॉस्फोराइलेशन का मतलब बच्चों फॉस्फेट का जुड़ना। अब इसी के साथ में ये जो एडीपी था वो फाइनली एटीपी जो है वो बन गया। समरी की इधर हम लोग बात करते हैं। तो समरी में यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, कि हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे देखा था कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। अब अगर यहाँ पे हम थोड़ा 11th के सेक्शन में चल जाए, जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। तो ग्लाइकोलिसिस क्या था, ग्लाइकोलिसिस जो था वो हमारा ये था कि कैसे ग्लूकोज टूट कर क्या बनता है, पाइरुविक एसिड बनता है, ये हमने पढ़ा था, है ना। तो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का बनना, देखिए ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है बच्चों, 6 कार्बन का। तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिसकी वजह से फाइनली पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बनता है। तो इसको हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस। ये सेल के किस हिस्से में होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो पाइरुवेट है ये आगे और बढ़ता है, जिससे फाइनली यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। जब ये पाइरुविक एसिड कोएंजाइम ए के साथ में जुड़ता है तो ये एक दूसरा प्रोडक्ट बनता है, जो ये दूसरी स्टेज आती है रेस्पिरेशन में, और इसको हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये फाइनली कहाँ एंट्री लेता है, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के मेम्ब्रेन में क्या चलता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ईटीएस सिस्टम इधर ही वर्क करता है। तो क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगा बच्चों। तो इस मैट्रिक्स में आप जानते हैं पूरी एक साइकिल चलती है, जिससे सिट्रिक एसिड जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इसमें पहला कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इस क्रेब्स साइकिल को दूसरा नाम जो दिया गया है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या दिया गया है, सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसको और क्या बोलते हैं, इसी को और दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब क्योंकि वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इसको टीसी साइकिल भी बोलते हैं,
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड, उसमें कितना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 3 ग्रुप के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसीलिए इसे टीसी साइकिल भी कंसिडर किया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है और उसके बाद एंड में यही आ गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये आपको पढ़ना नहीं था, लेकिन ये आप समझिए कि कैसे ये सीक्वेंस से पूरा काम हो रहा है, जिससे फाइनली अब इसी बीच में ये जो पूरी प्रोसेस चली है इसके वजह से एटीपी बना है, यहाँ एटीपी बना है, जिसके मेन काम था यहाँ पे कि खाने का टूटना, जो भी कॉम्प्लेक्स खाना हम खा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट है, लेकिन ये और टूटता है तब जाके उससे एटीपी एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो वर्क कर पाती है। तो इससे फाइनली लास्ट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलता है और ये पूरी प्रोसेस हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के मेम्ब्रेन में होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ गए हैं सारे, जब भी ग्लाइकोलिसिस चला, क्रेब्स साइकिल चला, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले, वो सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के मेम्ब्रेन पे पहुंचते हैं, जहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है 5 अलग अलग तरह के, जो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, यही हमने पढ़ा। तो वो हमें पता चला वो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आ गया तो हमें पता चला कि अंत में यहाँ एटीपी बनता है, जिसकी वजह से हमने स्टेप का नाम डाला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें हमें ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन का होने की वजह से फॉस्फोराइलेशन हुआ, जिससे एडीपी फॉस्फोराइलेट होकर एटीपी बना, और यही हमें इस प्रोसेस के थ्रू समझना था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हर एक स्टेप में देखिए एटीपी बन रहा है, इधर हर एक स्टेप में एटीपी, इधर भी एटीपी, इधर भी एटीपी। अब ये अलग अलग जो कॉम्प्लेक्सेस है वो आपको अलग अलग स्टेट में मिलेंगे। इनका ये सीढ़ी नुमा इसको क्यों बनाया गया है बच्चों, क्योंकि इनको जब कॉम्प्लेक्स को रखा जाता है तो इनको उनके रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे, पोटेंशियल के बेसिस पे इनको रखा जाता है, जिसकी वजह से इनको इस तरह से रखा गया है। अब इसी में यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस चल रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और फाइनली यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए इधर, ये देखिए वाटर बन रहा है। किससे बना है, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया तो फाइनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी लिया, दो देखिए प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, इन दोनों की मदद से ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिया तो फाइनली यहाँ पे क्या बना दिया, इसने वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर बनकर तैयार है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, एटीपी हमारा बन गया। तो यही थी पूरी प्रोसेस बच्चों क्रेब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की और हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हैं ये मुझे बताना था एंड में, इसलिए मैंने ये सभी को एक साथ में रख दिया है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है, याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ चलता है, तो याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन में दे दिया साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में है, कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि इनर मेम्ब्रेन पे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या कलेक्ट हो रहा था, प्रोटॉन कलेक्ट हो रहे थे, ठीक, लेकिन कॉम्प्लेक्स पूछ लिया कहाँ है, तो इनर मेम्ब्रेन पे। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन पे है। आउटर मेम्ब्रेन पे कुछ नहीं है, वहां पे पोरेंस प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन्स होते हैं एक तरह से, जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस को अलाउ कर रहा है, जबकि जो अंदर की मेम्ब्रेन है किसी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती है, हाँ प्रोटॉन्स को आने जाने दे रही है, लेकिन सिर्फ एक जगह से, और वो है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से। तो वहीं से ये मदद कर रही है इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने में, ठीक। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमारा पूरा टॉपिक था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, ये खत्म हुआ। अब आपको ये जो पूरी डेफिनेशन है, जब आप इसको शुरू से पीडीएफ देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हमारे दो अलग ऑर्गेनल्स की, इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, और वो दो ऑर्गेनल्स में एक आता है पेरोक्सिसोम और दूसरा हमें जानना है इसमें राइबोसोम्स, ठीक। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बच्चों, अभी के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।